क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन घटकों को क्या कहते हैं? पोषक। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप भोजन स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों की पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों पर संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब मनुष्य विषमपोषी है और ओनली सिर्फ पादप ही पोषण स्वपोषी है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु की उपस्थित पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों का सूक्ष्म शरीर इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रंध्र कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वे वाहिकाएं नली के
समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन में के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश का ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। आपको पहले कोशिका दिखाते हैं। कोशिक केंद्रक होता है, ये केंद्रक द्रव्य ये भरा हुआ है जो केंद्रक झिल्ली जो ब्लैक वाली है। अब पत्तियों का क्लोरोफिल हरा वर्णक जो पत्तियों में होता है वो द्वार कोशिकाएं, पत्ती की काट, द्वार कोशिकाएं। इस पत्ती को काटेंगे तब दिखते हैं इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में रंध्री द्वार। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र संचित हो जाते हैं। पत्तियों में मड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सूर्य से ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। जल एवं खनिज जड़ों से मिलता है पौधे को। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मृस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। पादपों के अतिरिक्त पौधों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मृस्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन द्वारा जल का क्षय हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों में
के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक ही प्रकार के पादपों में 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए और अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपनी नोटबुक में लिखें, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन व एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जैसे गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जो नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों के पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन एक उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होती हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपको अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है कि उनके विषय में सुना हो जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं पर उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 को देखिए। 1.6 में ये है। छह के पादप को देखिए। 1.6 के पादप को, इसकी जड़ें
इसकी घड़े या घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में आप उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप संयुड कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। भूजो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियों अथवा तनों की छाल व छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, वे उन्हें कहाँ प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इन प्राणियों के समान मुख नहीं होते, हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। छत्रक के पैकेट। सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लग जाए, मतलब बूफण। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक, फंजाई, फंगस, फफूंद, बूफण कहलाते हैं। इसकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत व विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उन्हें साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम व उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। आप अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। यह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के जो बीजाणु
वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थों अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बूजो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता था कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहली ने बताया कि यीस्ट एक एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिक को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम आदि फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप अथवा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं?
प्रमुख शब्द इसमें आए हैं संपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक। सब आपने क्या सीखा? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी प्रपोषी होते हैं। वे पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीवों अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अन्य लोगों के साथ भी चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वॉच टाइम बढ़ाएं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।